Hello, my dear students. How are you? I hope all are good. So let's today that we start the history chapter number 6 Indian crafts and industries in the 19th century. तो 19वीं सदी में जो इंडियन क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज थी उनके बारे में आज बात करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दीज headings. Now let's start. After strengthening its foothold in India, the British began to treat India as a colony and started exploiting it. जब ब्रिटिश सरकार ने जो है अपने पैर बहुत अच्छे से जमा लिए ना भारत में, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? एक्सप्लोटेशन. मतलब उन्होंने एक तरह से शोषण करना शुरू कर दिया यहाँ के जो वर्कर थे, जो फार्मर थे, जो इंडियंस थे, उनके ऊपर. सो द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया ब्रोक डाउन द सोशल फैब्रिक ऑफ इंडिया. It was clear from the very beginning that the British had not come to India to make it their new home, unlike other invaders. The British had come to rule it in order to expropriate the rich resources of India to its maximum. तो उन्होंने जो है यहाँ पे अपना पैर पसारने शुरू कर दिए और लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा क्या थे, उसके व्यापार के और उत्पादन के स्रोत सबसे ज़्यादा थे. तो उन्हें यहाँ पे फ़ायदा लगा, उन्होंने यहाँ से पैसा कमाना शुरू कर दिया और फिर वापस जो है इंग्लैंड, यूरोप, अपनी कंट्रीज को भेजना शुरू कर दिया. तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ एक्सप्लोटेशन शुरू हो गया. यहाँ भारत में गरीबी शुरू हो गई, लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया. द ग्लोरियस पास्ट. द मुगल रूल फ्रॉम द 16th to 18th centuries had promoted the country's trade and history. The Mughal era was relatively peaceful and secure. अच्छा, जो मुगल राज आया था ना, जो मुगल शासकों का राज था, उन 16 और 18 सेंचुरी में उन्होंने जो है भारत में, जो इंडिया में जो है ट्रेड और इंडस्ट्री, व्यापार को और उद्योगों का जो है उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया था. अब जो हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, इसीलिए तो यहाँ पे गोल्ड, पैसा क्यों था? क्योंकि जो मुगल जो शासक थे और जो राजा हुए थे हमारे, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने ही देश में उत्पादन शुरू किया, बहुत यहाँ पे जो है पैसा बढ़ाना शुरू कर दिया. उन्होंने चीज़ें एक्सपोर्ट करनी कम कर दी, मतलब अपने भारत में ही उन्होंने बहुत अच्छे से उद्योगों को और व्यापार को एक मजबूत कड़ी दी. ओके, द मुगल इरा वाज लिटिल पीसफुल एंड सिक्योर. तो जो मुगल इरा था, उस जो समय था, बहुत ज़्यादा शांतिपूर्वक और बहुत सिक्योर था. गड़बड़ कहाँ पे हुई? गड़बड़ जब हुई जब यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे फैलना शुरू कर दिया. द फिनिश्ड गुड्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एज वेल एज नेचुरल प्रोड्यूस सच एज पर्ल्स, परफ्यूम्स, डाइस्टार, स्पाइसेस, शुगर, ओपियम एक्सेट्रा वर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज. अब जो ये चीज़ें थी ना यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री एज वेल एज नेचुरल जो प्रोडक्ट यहाँ पे होते थे, लाइक पल्स होते थे, परफ्यूम्स, डाई स्टफ होते थे, मसाले, चीनी, बहुत सारी चीज़ ऐसी थी. तो क्या हुआ? यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी अदर देशों में, है ना. तो वहाँ से क्या हमें अच्छा खासा अमाउंट मिलता था उनके बदले. दो इंडियन इम्पोर्ट सच एज गोल्ड, कॉपर, जिंक, वाइन, फूड्स एक्सेट्रा वर सब्सटेंशियल. Exports always exceeded imports. This kept the balance of trade family in its favor and resulted in the net increase of gold foreign currency in India. ठीक है. अब क्या हो रहा था कि यहाँ से जो है गोल्ड, कॉपर, जिंक, ये सारे जो धातु थी बहुत अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट होती थी और अच्छा खासा अमाउंट हमें मिलता था. Weaving was the leading industry in India during that time, but artistic crafts were not far behind. Fine shawls, jewelry, stones, carving, filigree work in gold and silver, brass and copper metal were artistic. Marble work, sandalwood and ivory inlay work were other important products that were in great demand in foreign countries. तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें बनती थी. क्राफ्ट वर्क बहुत अच्छा था. शॉल्स, ज्वेलरी, स्टोन क्रेविंग्स, जो मीनाकारी होती थी कपड़ों पे, वो बहुत ही अच्छे तरीके से होती थी. इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट यहाँ पे बनते थे और फॉरेन कंट्रीज में उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा उनकी मांग बढ़ गई थी. डिफरेंट रीजन्स वर famous for skilled craftsmanship which distinguished their products from others. Even in the beginning of the 19th century, जब 19th century की शुरुआत हुई तो शिप बिल्डिंग वाज more developed in India than in England. तो यहाँ पे जो जहाज की जो आवाजाही थी ना, इंग्लैंड के मुकाबले बहुत बेहतरीन थी. This resented the British manufacturers with the help of legislations and other unfair tactics. The company officials conspired to grab control of the timber trade and began exporting huge quantities of timber to England. बहुत भारी अमाउंट में, भारी मात्रा में जो है यहाँ से
जो ह्यूज क्वांटिटीज में टिम्बर एक्सपोर्ट होता था इंग्लैंड को। डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, अब क्या शुरुआत हुई, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था उसको डिक्लाइन करना शुरू कर दिया। द 18th century विटनेस द पॉलिटिकल इन इंडिया, तो जो भारत में जो भारत की जो राजनीति शास्त्र है ना वो 18th century का गवाह है, तब की राजनीति। सो द मुगल एम्पायर स्टार्टेड disintegrating after the death of Aurangzeb. The state machinery crumbled and could not protect the mercantile community as before, and arts, crafts, trade and industry declined. So, however, the British coloniers were not interested in preserving and promoting Indian arts and crafts. अब ब्रिटिश सरकार ने क्या शुरू किया कि जो इंडिया भारत की जो है आर्ट और क्राफ्ट वाली जो नॉलेज थी उन सब चीजों को उन्होंने प्रमोट करना बंद कर दिया। There were three major factors that led the decline in Indian arts and crafts, including weaving, यानी कि the ruthlessly exploitative colonial policies, the downfall of princely states and their rulers who had long patronized Indian handicraft and created conditions conducive to their prosperity and growth. The beginning of the industrial revolution, it mass market produced defeated the high quality, low production class market good which traditional India industry produced. Indian textile formed one of the chief items of export. तो जो इंडियन टेक्सटाइल था वो सबसे सस्ता आइटम था एक्सपोर्ट करने का। The complexity and fineness of the spinning and weaving machines of Dhaka was unmatched. The fine Dhaka muslin was in great demand in all over the world. It was exported in bulk by the European trading outposts in India. In the mid 17th century, for example, the Dutch annually exported 750,000 pounds of Qasim Bazar raw silk to Japan, and office books at Murshidabad show that even during Bengal Governor Ali Vardi Khan's rule, 70 lakhs of rupees worth of raw silk was exported. तो जो अली वर्दी खान है उसने जो है कम से कम 70 लाख रुपए जो है कच्चा माल के को एक्सपोर्ट करने में स्पेंड किए। डिस्पाइट द हॉस्टिलिटी ऑफ द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, द डिमांड फॉर इंडियन गुड्स फ्रॉम द अदर यूरोपियन कंट्रीज persisted. Hence, all the goods imported by the company to England used to be re-exported to the countries. But due to the mounting hostilities between England and other European countries, first during the American War of Independence and later during the Napoleonic Wars, this re-export suffered a severe setback. So, as a result, there was a sharp decline in the import to cotton goods from Bengal. तो जब ये युद्ध मतलब आपस में इनके वॉर हुआ ना यूरोपियन और अमेरिकन में, तो आफ्टर दैट जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ा, जो कॉटन वहां से सप्लाई होता था ना बंगाल से, उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। मोरओवर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन enabled the British manufacturers to improve the quality as well as the output of British textiles goods. In addition, the company started importing raw materials, cotton from Bengal at a very cheap price to feed the mechanized textile mills in England. The company then exported bulk of finished cotton textile from Manchester to Bengal. Due to the sophistications of machinery, vast quantities of cheap cotton goods from Manchester flooded the Indian market and also destroyed the Indian industry. ठीक है, तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो है इंडियन इंडस्ट्री जो है डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो गई, और बीच में एक फ्लडेड यानी कि बाढ़ की वजह से, मतलब यहाँ से अब जो भारत में जो अच्छी चीजें चल रही थी, जो अच्छा काम चल रहा था, वो धीरे धीरे उनका पतन होना शुरू हो गया। द एवरेज वैल्यू ऑफ कॉटन गुड एनुअली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड वाज अबाउट 12 lakh between 1786 and 1790. By 1809 to increase to 18 crore 4 lakh in the early 1800s. Indian cotton and silk goods imported into Britain faced duties of 70 to 80%, whereas British imports into India faced duties of only 2 to 4%. That is why British imports of cotton manufactures into India increased by 50 times and Indian exports dropped to 1/4. Silk goods, woolen, iron, pottery, glassware,
and paper also met with a similar fate. As a result, millions of ruined artisans and craftsmen, spinners, weavers, potters, smelters and smiths were rendered jobless and became landless agriculture worker. जब हमारा ये एक्सपोर्ट कम हो गया, जो कितने परसेंट से, यानी यहाँ पे देखो 70-80% से ये 2 से 4% पे पहुंच गया, तो क्या हुआ, यहाँ पे मजदूरों की जमीन बिकनी शुरू हो गई, जो इंडियन फार्मर थे उनका काम बंद हो गया, जो लोग थे वो भूमि विहीन हो गए, उनकी जमीनें छीन ली गई इस चक्कर में, क्योंकि कर्जा हो गया उन पे। Thus, within half a century of the Battle of Plassey, ठीक है, Bengal was no longer prosperous region. The flourishing industry of Bengal was destroyed and trade and industry sank. The decline of Indian towns, once famous for their fabrics, was the worst consequence of the ruin of the Indian handicraft industry. Industrialization. The 18th century India was known for its manufacturing and agriculture outputs, but the commercial policy of the company and the British Parliament destroyed India manufacturers. In fact, all the colonial policies were made to subordinate the Indian economy to the British one. So, the company forced Indian agriculturists to grow cash crops like cotton and indigo to provide cheap raw material for the looms and factories of Britain. Along with the destruction of the rural Indian economy, the British also destroyed Indian industry by similar partisan tactics. This led to the industrialization of India, the scarcity of India's capital caused by the drain of wealth, and the disrupted conditions of the country because of the misrule of the British company made the revival of trade and industry impossible. The extent of the drain of wealth can be visualized from the fact that Nawabs of Bengal, Mir Jafar and Mir Qasim had to pay more than 5 million pounds sterling to the company and its servants for gaining the throne of Bengal. Lord Curzon, the weary of British India in 1894, was of the view that India is the pivot of our empire. If the empire loses any other parts of its dominion, we can survive, but if we lose Indian, the sun of our empire will have set. At the same time, the policy of permanent settlement gave an impetus to agriculture and investment in land. Thus, while the decline of industry drove more and more people to agriculture, the available capital was diverted to land acquisitions by rich landowners who exploited the peasantry mercilessly. With the passage of time, the trade of the country became the monopoly of the Europeans. The emergence of a new Indian middle class with European tastes, a craze for foreign goods, and the preference of the British civil servants for British made goods left these artisans with little or no work. The massive influx of British goods into India during the 19th century completed by uprooted the Indian textiles and other industries. The whole process of decay in rural and urban handicraft production is termed as de-industrialization. अब क्या हो रहा था ना, वो क्या कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार जो है वो अपना फायदा सोच रही थी, अपना फायदा कर रही थी। अब उन्हें क्या था, उन्हें तो जो है अपना, जो भी किसान कर रहा है खेती, उन्हें अपना 100% लगान चाहिए था। उन्हें उस चीज से कोई मतलब नहीं था कि किसान को कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो भूखा मर रहा है क्या मर रहा है, बस हमें जो तुम्हारी कमाई हो रही है उसका हमें अपना चाहिए। क्योंकि क्या होता था ना, जब उसमें मुगल टाइम पे जो राजा होते थे ना, वो किसानों से केवल 10 या 5% लेते थे उस खेती का टैक्स बोलो या कुछ भी बोलो। बट इन्होंने क्या किया, आके जो है किसान पर प्रेशर डाला कि हमें चाहिए, आपको बचे या ना बचे हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं। समझ रहे हैं? तो इसीलिए क्या हुआ, हमारे जो भारतीय किसान है, जो भारतीय लोग हैं, उनको नुकसान होना शुरू हो गया, क्योंकि वो भूखों मरने लगे थे। उन्हें कमाने के बाद अपना ये समझ लो 90 to 95% इन्हें अंग्रेजों को देना होता था। The disintegration of rural industry started much after the development of means of communication. The introduction of railways made it possible for the British to reach the distant villages and uproot the traditional distant industries. Home spinning, which was a spare time activity of village women,
was greatly reduced. The industrialization also distribute the balance of economic life in the villages. The gradual destructions of rural crafts snapped the economic ties between agriculture and domestic industry in the countryside. The peasants who supplemented their income by a part-time weaving and spinning now had to rely slowly on agricultural pressure to grow uneconomical crops. Heavy taxation, high of interest charged by money lenders, and underemployment completely destroyed the Indian handicrafts. This forced shift from handicraft industry to agriculture is known as peasantisation. ओके अब यहाँ पे बात हो रही है कि जब जो है also distribute the balance of economic life in the villages, the gradual destructions of rural class and the economic ties between agriculture and domestic industry in the countryside. The peasants who supplement their income by part-time weaving and spinning now had to rely slowly on agriculture. Pressure to grow uneconomical क्रॉप्स. तो क्या प्रेशर बनाया जाने लगा किसानों पे कि जो है अनइकोनॉमिकल क्रॉप्स को मतलब वो फसल को उगाओ और टैक्सेशन हाई ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय मनी लेंडर्स. ठीक है, टैक्स उनका बहुत हाई होता था और जो जिन जमींदारों की जमीन पे वो काम करते थे तो बहुत ज़्यादा चार्ज वो लेते थे. अंडर एम्प्लॉयमेंट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स. तो इस चक्कर में ना भारत में जो हैंडीक्राफ्ट होता था ना उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके रख दिया. दिस फोर्स शिफ्ट फ्रॉम टू हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. तो ये जो फोर्स उन पे हुआ, दबाव हुआ, ये जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी किसमें, एग्रीकल्चर इज नोन एज peasantisation में वो हो गई. द कंपनी सेंट इट्स फोर्सेस टू डिस्ट्रॉय द फैक्ट्रीज owned by the Indian independent weavers who refused to work for the wigs offered by the company had their thumbs cut off. अब जो क्या होता था, which is offered by the company had their thumbs cut off. अब उन्होंने क्या किया, कंपनीज ने उन्हें चार्जेस जो है कम पे करने शुरू कर दिए. मतलब इतना सब कुछ बिगड़ गया एकदम से. जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल हाई से डाउन पे आ गई. द मोस्ट सेवर बिलो टू इंडियन इंडस्ट्री केम द यूज पैलेटरी इन्फ्लक्स ऑफ चीप टेक्सटाइल फ्रॉम इंग्लैंड. Between 1986 and 1913, imported goods supplied about 60% of Indian cloth consumptions. This severely handicapped industrial development in India. So, industrialization. Despite the reluctance of the British India making attempts to recover from these severe blows to her economy, Indians slowly started organizing themselves along modern lines. The initiative was actually taken by the British in their own interest. Out later on, Indian businessmen and entrepreneurs also started investing in factories. Thus, most of the profitable industries were established by British investors, and the bulk of the profit was sent back by them to Britain. But the setting up of factories in India was very profitably for them. The machineries began in India when cotton, textile, jute and coal mining industries were started in the 1850s. The first textile mill was set up in Bombay by Kowaji Nanaboy in 1853 and the first jute mill in 1855 in Risra, Bengal. By the end of the 19th century, such efforts made small but steady progress, but it was considered to be a good beginning. The setting up of the first cotton mill prompted others to establish new mills in cotton producing area like Nagpur, Ahmedabad, Sholapur, etc. Further, the Swadeshi movement began in Bengal in 1905, gave a fillip to the industry. अब क्या शुरू हुआ, स्वदेशी मूवमेंट. ठीक है, स्वदेशी यानी कि अपने देश का जो व्यापार है उसको ग्रोथ करना. एंड देयर आफ्टर अ लार्ज नंबर ऑफ मिल्स वर स्टार्टेड स्पेशली इन बंगाल. In 1882, there were as many as 20 jute mills. By 1901, the number of jute mills exceeded
1836. Coal mining was another area of investment for British investors. India was rich in coal and there were abundant reserves of this mineral in Bengal, Bihar and Odisha. By 1906, nearly 1 lakh people were employed in the coal mining industry as India had sizable deposits of iron ore in the vicinity of coal seams. So, the Indian iron and steel industry began showing signs of prosperity. The Tata Iron and Steel Company established at जमशेदपुर and 1907 by जमशेदजी टाटा. अब जो है क्या शुरुआत हुई, धीरे धीरे भारत को अपने उसी पायदान पे लाना था, तो जमशेदजी टाटा के द्वारा जो आयरन लोहे की और स्टील की कंपनी जमशेदपुर में स्थापित की गई सन 1907 में. लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ स्टील लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस हैवी इंडस्ट्रीज विच टिल देन हैड रिसीव्ड नो अटेंशन फ्रॉम द ब्रिटिश. ठीक है, अब इन द लास्ट हाफ ऑफ द 19th century, India's income fell by 50% in the 190 years prior to independence. The Indian economy was literally stagnant, experienced zero growth. Mike Davis, late Victorian, Hola Custis. In a change in the attitude of the British government towards encouraging industries was noticed during the time of Lord Curzon. ओके, तो क्या होने लगा, इनका एटीट्यूड जो है बहुत ज्यादा बदल गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का टुवर्ड्स एनकरेजिंग इंडस्ट्री. जो वो इंडस्ट्रीज बढ़ाने को एनकरेज कर रहे थे ना, कौन कौन था उसमें, टाइम्स ऑफ लॉर्ड कर्जन. अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वाज क्रिएटेड in 1905. As is instance, several mechanical industries including rice, flour, timber, iron and steel works and minerals industries as salt, mica and saltpeter were developed in beginning of the 20th century. But as most of them were owned or controlled by the British, their growth was slow. Since the promoters were only interested in extracting profit with minimum investment, availability of cheap labor, raw material and market for the produced goods at one place were the main reasons for investment. So one might wrung from the laborer's hand shall buy and sell the miser's lands, or if protected from on high does that wool nation sell and buy. है ना? So William Blacking, auguries of innocence other than machine-based industries, the 19th century also witnessed the growth of plantation industries such as tea, coffee, and indigo. They were mainly owned by Europeans. To develop these industries, the British invested heavily in the development of roads and railways, which later proved to be beneficial for Indians. They developed the railways, keeping in view the transportation of cotton and other raw materials to the ports. After independence, the same railways system played role in the industrialization of India. Let's talk about the textiles. Number one, the history of textiles in India gases back to the Harappan period. The discovery of spindles and piece of cotton stuck to a silver from its proves this spinning and weaving existed during the Mayuran period. Over 2000 years ago, it was the beginning of our textile heritage. Textile techniques. Very simple technologies were used to make textile. बहुत ही simple technologies इस्तेमाल की गई. The finding of excavated sites yield artifacts made of stone, bone, etc., which revealed that primarily man used his hand as the man tools. ठीक है, हाथों के द्वारा वो जो है tools बनाए जाने लगे, supplemented by other tools. Since then, various technologies have been developed to weave cloth. The word loom stands for the frame or machine used for weaving. Weaving by hand on a wooden frame was referred to as handloom. So, in modern India, in modern times, especially after the Industrial Revolution, big machine driven by electricity replaced the handlooms and were referred to as a
power loom. So handloom is ancient industry in India. The skill of weaving with deft fingers, drawing patterns and creating design is an art. Looms are generally amazingly simple constructions of wooden beams, ropes and poles. The different types of looms used in Indian area. क्या होता था, हाथों से बनाए जाते थे. जो हैंडलूम काम होता था ना, वो धागों से मशीन पे हाथों से ज्यादा काम किया जाता था. वर्टिकल लूम, द वर्टिकल लूम स्टैंड्स अपराइट, ये लाइक दिस, ये लूम होते थे पूरे पूरे, ठीक है. वूल ऑफ रोप बीम, to the ends of the warp yarns weights are tied in order to tighten the ram. The fabric is woven downwards and the weft is striken tight with a weaving sword or iron comb. Horizontal loom, in this technology a structure comprises a frame set horizontally across vertical supports. Next one is pit loom. It is another loom technology frequently used in villages. The weaver sits with his legs in the pit. हाँ, वो एक गड्ढा बनाते थे ना, मशीन उसके ऊपर होती थी, वो जो कारीगर होता था ना, वो गड्ढे में बैठता था, ठीक है. There are two paddles which open the warp threads allowing the weft shuttle to pass through freely. This type of loom leaves the weaver's hands free to pass the weft shuttle through from side to side like this. Power loom. This one is power loom. Power loom is the result of industrialization. It is a mechanized form of the flying shuttle similar to the used on hand looms. Lives of weavers of India. तो जो इनका जीवन था, ये देखा है हमने अपने बचपन में देखा है कैसे कैसे कच्चे घरों में मशीनों पे ये काम होते थे, और इस तरह की मशीनें भी हमने बहुत अच्छी तरह से देखी थी. अब तो ये नहीं है, मोस्टली जो रूरल विलेज होंगे उनमें होंगी, ठीक है. ड्यूरिंग द प्री कॉलोनियल रूल weavers enjoyed a good reputation, है ना. The arrival of the British saw the emergence of the middlemen who were mainly responsible for disrupting their lives. With the import of cheap cotton from England, the Indian handloom weavers almost vanished, है ना. So these skilled craftsmen became unskilled laborers thanks to the British policies of ruining the Indian textile industry. The middleman exploited the weavers fully. Or as the patroons became idle, the weavers of Punjab left their looms and joined the army. जब उन्होंने देखा ना कि इसमें बहुत ज्यादा नुकसान है, उनको कोई वो नहीं मिल रहा, तो उन्होंने क्या किया, ये काम छोड़ के वो आर्मी ज्वाइन कर लेती उन लोगों ने. Whereas the weavers of Gujarat left their homes in search of work and worked as laborers in cities. अब जब ये काम लोग करते थे, उनको इतनी रिस्पेक्ट दी नहीं जाती थी और उनके काम के मुताबिक उन्हें जो है अमाउंट बहुत कम मिलता था. अब क्या हुआ, ये लूम का काम छोड़ के ना लोग कोई आर्मी में जाने लगा. जो वीवर्स ऑफ गुजरात छोड़ के ना, वो देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क एंड वर्क, ठीक है. फिर वो काम की तलाश में क्या हुआ, शहरों में जाने लगे इन कामों को छोड़ के, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं थी लोगों के उसमें. आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 and the series of Swadeshi and boycott movement, the nationalist leaders tried to popularize the clothes made in India. Later, Mahatma Gandhi asked the people to boycott British clothes and use hand woven cloth instead. अब जब इस काम को ना इतना डाउन किया जाने लगा, तो गांधी जी ने क्या किया, जो विदेशी कपड़े होते थे लाइक कोट पैंट शर्ट, उनका बहिष्कार करने के लिए, ठीक है, ताकि हमारा जो स्वदेशी कपड़ा है उसको अपनाओ. धोती कुर्ता, इन चीजों को, जो स्वदेशी कपड़े हैं उनका बहिष्कार करो. This was an attempt to revive the dying textile industry in India. After the independence of India, industrial development was one of the top priorities for the Indian government. अब भारत देश आजाद होने के बाद ना, सबसे पहली जो भारत सरकार की प्रायोरिटी थी वो क्या थी कि इंडस्ट्रियल जो डेवलप, हमारा जो उद्योग है उसका विकास करना, ठीक है. टुडे इंडियाज टेक्सटाइल सेक्टर कंप्राइज दिस 4 important segments: modern textile mills, independent power looms, handlooms and garment factories. तो इन चीजों पे ना जोर दिया जाने लगा स्वतंत्रता के बाद. So these all are topics are covered in this chapter. I hope you all are very well enjoyed this, okay, and understand this chapter. Thank you.